हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर नंबर 10 के डिस्कशंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री। सो सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लें। विच सेट डज नॉट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से, इसको यहीं तक अब कंसिडर करें क्वेश्चन को, इनमें से किसमें दोनों स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। ओके, सो N2 माइनस शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक एक से इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधे आधे से कम करते जाओ, देन इट इज 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 17 है तो 1.5, 18 है तो 1, 19 है तो 0.5 और 20 है तो 0। सो 14 का याद रखिए, 14 अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3। उसके बाद जब जब आप इलेक्ट्रॉन एक से इंक्रीज करते हो बॉन्ड ऑर्डर को हाफ हाफ से कम कर दिया करो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम भी हो जाए, जैसे 13, तो भी आप बॉन्ड ऑर्डर को हाफ हाफ से कम कर दो। 12 इलेक्ट्रॉन तो भी 2, 11 इलेक्ट्रॉन 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन 1, 9 इलेक्ट्रॉन 0.5, 8 इलेक्ट्रॉन 0। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है N2 में 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डर कितना होगा 2.5। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डर कितना होगा 2.5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो में कितने होंगे 16, और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, ये भी हो जाएंगे 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। ये होता है 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी 3 होगा। 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो जाएंगे कितने 13 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 2, और 13 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। दोनों स्पीसीज का बॉर्डर सेम कहा नहीं है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे यही पूछा है, डज नॉट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हम अगर इसको देखें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन, यहाँ पर भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 18 4s2 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर हम MnH2O6 की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, राइट। मतलब हमें 6 लोन पेयर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, मतलब इसे 6 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। तो आपको 6 लोन पेयर के लिए 6 ब्लॉक्स की जरूरत है। तो हम 6 ब्लॉक्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 3d5 है, 1 2 3 4 5। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 4s 4p और 4d, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और हमारा जो वाटर है वो कैसा है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड की कैसे पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ पर आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जो 6 लोन पेयर आएंगे वो कहाँ पर आएंगे S 3p और 2d में रखे जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या मानेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसकी बात करें, साइनाइड की बात करें, तो साइनाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, मतलब यहाँ पे 6 लोन पे डोनेट किए जाएंगे मेटल को। सो मेटल को किसका अरेंजमेंट करना है 6 ऑर्बिटल का इंतजाम करना है, जो कि हाफ फील्ड हो, जो कि वैकेंट हो, राइट। पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है माय डियर, तो यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है 4d 4p 4s 3d 1 2 3 4 5
क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है। सो पेयरिंग के बाद हमें कुछ अरेंजमेंट इस तरह से दिखेगा। सो अब इसे जो 6 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन विल बी d2sp3। यहाँ पर अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा था। सो ये क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही क्या कहा जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये होना चाहिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई और लो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो हम लोग, बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है तो हम उसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है, इसमें जो साइज ऑर्डर होता है प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, एवरीवन नोस। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, सल्फर का, इसलिए सबसे बड़ा साइज। फिर नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना साइज कम होता जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट PCl5। तो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये बॉन्ड्स को कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस, और इन्हें कहा जाता है एक्सियल। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सियल PCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो वर्टिकल है, जो ये वर्टिकल बॉन्ड लेंथ दिख रही है ना, ये जो है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उसका एक और रीजन मैं समझाता हूँ। जब PCl5 को हम हीट करते हैं तो PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, PCl3 और Cl2, मतलब 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और कौन से बॉन्ड वीक होते हैं, जो एक्सियल वाले होते हैं। ठीक है, ये P ब्लॉक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे पता होना चाहिए आपको। जो ये एक्सियल पोजीशन वाले जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। आप कभी भूल जाए तो आप इसे याद रखिए, क्योंकि PCl5 को जब हीट करते हैं तो PCl3 और Cl2 बनते हैं, यानी कि 2 क्लोरीन निकल जाते हैं। कौन से 2 क्लोरीन निकलेंगे, ऑब्वियसली यही 2 निकलेंगे। और यही 2 क्यों निकलेंगे, क्योंकि इनके बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, और बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो आसानी से निकल जाते हैं, राइट। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। हाँ सर, आप तो 90 लिख रहे हो, बेटा 90 तो मैं तो प्लेन से बता रहा हूँ। ये क्लोरीन ऊपर है तो ये प्लेन से कितना बना रहा है, 90 डिग्री। पर नीचे भी तो एक क्लोरीन है, वो भी प्लेन से 90 बना रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो वो कितना होता है, 180। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, अभी बताया, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स में एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, यही बताया मैंने आपको। बस हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। वाई सी ऑप्शन रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि बता रहा है PCl5 इज नॉन रिएक्टिव, जो कि PCl5 रिएक्टिव होता है, तभी तो वो हीटिंग करने पर PCl3 और Cl2 बना देता है। ठीक है, सो इसलिए PCl5 नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, चलिए हाइब्रिडाइजेशन, एवरीवन नोस ClF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 sp3d, sp3 में ab3 शेप, तो क्या बनना चाहिए, T। sp3 में T शेप, यानी कि A का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ना तो B आंसर हो सकता है अभी, और ना ही D ऑप्शन हो सकता है अभी। ठीक है, IF5 sp3d2। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी कि B का होना चाहिए 4।
ओके CCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में ab4 कंपोजिशन, टेट्राहेड्रल होना चाहिए यानी C का होना चाहिए थर्ड, sp3d3 पेंटागोनल पाई पिरामिडल, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे ही जाते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन और शेप आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए एक और मैच द कॉलम है, इनमें से हमें बताना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो देखिए बॉन्ड एंगल तो बार बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही, और हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा मैचिंग जो है वो इनकरेक्ट है। तो बॉन्ड एंगल इन ग्रुप, मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो आयाम चैनल को सब्सक्राइब करिए। बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन मैंने अलग से बनाया हुआ है, बॉन्ड एंगल वीडियो बनाया हुआ है मैंने बॉन्ड एंगल के ऊपर। सो बॉन्ड एंगल इन ग्रुप इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाता है। तो बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर दिया हुआ है हम लोगों को, H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है 104.5 डिग्री, यहाँ पर H2S का अराउंड 92 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब क्या, सामने वाले को रिड्यूस करना, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन। एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटल क्या होता है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि मेटल खुद का क्या करना चाहती है, ऑक्सीडेशन। और जब वो ऑक्सीडेशन करेंगी तो सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो सामने वाले के लिए कैसा बिहेव करेंगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर बढ़ते जाता है। ऐसे आप दूसरे क्वेश्चनों में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इन ग्रुप अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज के। तो यहाँ पर तो साइज के साथ बढ़ता हुआ दिखाया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए H2O देन H2S देन H2Se देन H2Te। राइट, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें हलाइड की स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड आयन ग्रुप, 17 एलिमेंट्स होना चाहिए बेसिकली ये, है ना। तो ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। F माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है, फ्लोरीन जो है -1 में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो अधिकतर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, इसलिए ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। तो आंसर गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, तो फिर से एक मैच द कॉलम है हमारे पास, और ये ऑर्डर तो आप सब लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। एसिडिटी नेचर, एसिडिक नेचर का H+ निकाल लीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप जो है नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज एटम इज मोर स्टेबल, सो एसिडिक नेचर तो बिल्कुल सही ऑर्डर है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, अभी मैंने बताया था, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब HF का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है और डाउन द ग्रुप कम होता है, ये भी बिल्कुल सही ऑर्डर है। HI का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आयोडीन भी नॉन मेटल है, बट डाउन द ग्रुप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी तो बढ़ती है ना। और जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन +3 में जाता है, +5 में जाता है, +7 में जाता है, तो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए सामने वाले के लिए वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। वैसे फ्लोरीन कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आता ही नहीं है, फ्लोरीन का कभी ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, इसलिए वो कैसे बिहेव करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो बहुत कम बिहेव करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है ना, वो तो -1 में स्टेबल है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट वैसे अगर हम बताएं तो बॉइलिंग पॉइंट जो प्रोपोर्शनल होता है वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, HF, HCl, HBr और HI, इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए। पर ये ऑर्डर थोड़ा सा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इधर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। HF की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए
यहाँ पर ये ऑर्डर गलत है, ऑर्डर होना चाहिए था HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। यहाँ तक तो मॉलिक्यूलर वेट फॉलो करते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा हो जाएगा HF का, नॉट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट मैच, और यही शायद हमसे पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट, इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 है? देखो मैग्नेटिक मोमेंट शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं आपको, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो म्यू की वैल्यू 1.8 होती है नियरली, बोहर मैग्नेट्रॉन 2 होता है तो 2.8, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो 3.8 बोहर मैग्नेट्रॉन, 4 होता है तो 4.8 बोहर मैग्नेट्रॉन, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 है तो 5.8 हो जाता है। ऐसे 6 और 7 के लिए भी चलता रहता है, हाँ 0 के लिए सिर्फ 0 ही होता है, राइट। सो हमसे पूछा है किसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.80 होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो हमें ये पता लगाना है किसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं सी को ही ट्राई कर लेते हैं, क्रोमियम को, ठीक है। एटॉमिक नंबर 24, ऑर्गन, ये एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे आप। पहले हमेशा न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद हम इसे क्या बनाते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं। 4s1 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d3, 1 2 3, सो म्यू इक्वल टू 3.8 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले हमेशा न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन निकालना है उतने इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकालिए कॉन्फ़िगरेशन में से, राइट। पहले से मत निकालिए कि क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लिए आपने, 21 बचे, अब 21 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में नीट में आते ही रहते हैं। चलिए, इस कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स? एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, अभी हम क्रोमियम को पढ़ के आ रहे हैं, या आप आयरन का भी देख सकते हैं, 26 ऑर्गन 4s2 3d6, डी ऑर्बिटल फुल्ली कंप्लीटली फिलअप नहीं है ना, 1 2 3 4 5 और 6 पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी डू नॉट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। आप डी ब्लॉक पढ़ते हैं, आपको पता होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल डेफिनेशन है ऐसे एलिमेंट जिनकी या तो न्यूट्रल स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में या आयनिक स्टेट में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात करें तो इनकी एटॉमिक स्टेट चाहे आयनिक स्टेट +2 जो होती है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किए जाते, डू नॉट एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1d ns 0 to 2 हो सकता है, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज हफनियम, ये हमको चेक करना है। सो फोर्थ पीरियड में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और जिंक तक जाती है। फिफ्थ पीरियड में जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आती है इट्रियम से चालू होती है, वो तो इट्रियम, फिर उसके बाद टी जरा हाफ करो जिरकोनियम, और उसके बाद जो आता है वो हफनियम आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज नथिंग बट सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, तो ये ट्रियम होता है, तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए ये तो बेसिकली सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। If 500 ml of a 5 molar solution diluted to 1500 ml, what will be the molarity obtained? बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है अभी तक का। जब भी मोलरिटी में इस तरह से चेंज होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। तो इनिशियल मोलरिटी कितनी दी हुई है 5 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500
फाइनली हमको मोलरिटी फाइंड करनी है और वॉल्यूम हमने अब कितना कर दिया है, डाइल्यूटेड टू 1500 ml। देखिए 1500 ml और वाटर नहीं डाला है, टोटल वॉल्यूम को ही हमने 1500 कर दिया है, मतलब 1000 ml वाटर डाल दिया है आपने। तो यहाँ पर 1500 आपको यूज करना होता है। तो 5/3 इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट। तो दिस इज योर आंसर। चलिए दैट्स ऑल, इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा।